नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघना। आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया और अपने भाषण में कई अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन आज जब हमें ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है तो लापरवाही बढ़ाना बहुत ही चिंता की बात है। हम अनलॉक के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दे तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब लोगों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि त्योहार का ये समय ज़रूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बीते 3 महीने में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं और इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि जिससे गरीबों और वंचितों को इस कोरोना संकट काल में परेशानी न हो। पुणे के लोगों को मिली राहत, 482 मरीज हुए कोरोना मुक्त। में नए रोगियों की संख्या से घबराए पुणे निवासियों को सोमवार को दोहरी राहत मिली। एक और अधिकतम 482 रोगी कोरोना मुक्त हुए और दूसरी ओर दिन के दौरान मरने वालों की संख्या घटकर 5 रह गई। एनएमसी को उम्मीद है कि कोरोना से उबरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बीच दिन के दौरान 617 नए रोगी पाए गए और वर्तमान में 6,195 रोगियों का इलाज चल रहा है। हालांकि गंभीर बात यह है कि 333 रोगियों की हालत गंभीर है और 61 लोग वेंटिलेटर पर है। मृतकों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। सभी मृतकों की उम्र 45 वर्ष से अधिक है। उन्हें अन्य बीमारियां होने का भी सूचना है। पुणे में अब तक 1,12,041 लोगों की जांच की गई है, जिनमें 16,462 लोग कोरोना से पीड़ित है, जिसमें से 9,929 ठीक हो चुके। पुणे में ईंधनों की कीमतें आसमान छू रही है। पिछले 8 दिनों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गति धीमी हो गई है, हालांकि बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल की तुलना में पिछले 8 दिनों में डीजल की कीमत में ₹1.56 और पेट्रोल की कीमत 83 पैसे बढ़ी है। पिछले हफ्ते 24 जून को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता अली दारूवाला ने कहा, देश में ईंधन की मांग नाटकीय रूप से बढ़ी है। नतीजन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में दरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए पिछले सप्ताह को देखते हुए इस सप्ताह के दरों में और स्थिरता आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह मोटर चालकों के लिए एक बड़ी राहत होगी। 1 जून से आज तक पेट्रोल की कीमत में ₹8.08 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल में ₹10.36 की प्रति लीटर वृद्धि हुई है। पुणे में वेंटिलेटर रोगियों की संख्या बढ़ रही है। पुणे शहर जिले में संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 21,000 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर 24 घंटों में पुणे में कोरोना के कारण 12 रोगियों की मृत्यु हो गई है और 61 रोगी वेंटिलेटर पर है। पुणे शहर और जिले में रोगियों की संख्या सोमवार को बढ़ गई है और अन्य 833 लोगों ने कोरोना अनुबंधित किया है।
इसके चलते जिले में मरीजों की संख्या 21,690 तक पहुंच गई है। इस बीच जबकि रोगियों की संख्या बढ़ रही है, 882 मरीज आज वापस घर लौट आए हैं। 333 मरीज की हालत अभी भी गंभीर है और 12 की आज मौत हो चुकी है। शहर में 24 घंटों में 579 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। पिंपरी चिंचवड़ में 201 और ग्रामीण पुणे में 36 कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। पुणे कंटोनमेंट बोर्ड में 15 मरीज पाए गए। पिछले कुछ दिनों में पुणे में रोगियों की दैनिक संख्या 500 से अधिक हो गई है। सोमवार को परीक्षणों की संख्या में और वृद्धि की गई। परीक्षण 3,500 से लेकर 4,000 तक हुए। नतीजतन शहर में परीक्षणों की संख्या 1,12,041 हो गई है। पुणे में मालेगांव पैटर्न लागू करने के सुझाव बालासाहेब थोरात ने दिए। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। पुणे शहर और अन्य स्थानों की स्थिति को देखते हुए किसी को यह विचार करना चाहिए कि क्या वे उपाय उपयोगी होंगे। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पुणे शहर में मालेगांव पैटर्न को लागू करना चाहिए। राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने कहा कि मालेगांव शहर में लागू किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसी के अनुसार उन्हें लागू करें। थोरात ने संभागीय आयुक्त के कार्यालय में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के भय को कम करने के लिए जागरूकता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोई व्यापक संक्रमण न हो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना होगा। अगर सभी समन्वय में काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से इसे दूर करेंगे, ऐसा बालासाहेब थोरात ने कहा। बीजेपी के एमएलए महेश लांडे को कोरोना की लागत हुई है। एमएलए महेश लांडे कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी पत्नी भी कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है। 23 जून को एमएलए महेश लांडे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ पिंपरी चिंचवड़ के निरीक्षण दौरे पर थे। विधायक का संबंध पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र और पार्टी सदस्यों और उच्च जोखिम वाले संपर्कों सहित 150 से अधिक अन्य लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं। पंढरपुर में आने वाले पादुकों के साथ 100 वारकरियों को अनुमति देनी चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आज होगी सुनवाई। में पंढरपुर की वारी महाराष्ट्र के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है, लेकिन इस साल कोरोना और तालाबंदी का संकट जारी है। हालांकि मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें पालकी के साथ कम से कम 100 वारकरियों के साथ पंढरपुर ले जाने की अनुमति मांगी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इस जिले में प्लाज्मा थेरेपी सफल रही। प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में अभिभावक मंत्री सतीश पाटिल, सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र पाटिल और जिला कलेक्टर दौलत देसाई ने भाग लिया था। यहाँ के सीपीआर अस्पताल में 8 कोरोना पॉजिटिव रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी सफल रही। उनमें से 5 को छुट्टी दे दी गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री यादरावकर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और कोल्हापुर में रोगी पर किए गए प्लाज्मा थेरेपी एक सफलता थी। पालक मंत्री पाटिल ने कहा कि प्लाज्मा को कोल्हापुर से मुंबई में रोगी का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से भेजा गया था। आज कोल्हापुर के 8 रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। इनमें से 5 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। व्यापारियों पर पड़ा कोरोना का बड़ा असर। कोरोना महामारी की वजह से व्यापारियों पर बड़ा असर हुआ है। कोरोना के डर की वजह से लोग दुकानों में नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से होलसेल व्यापारियों के व्यापार भी ठप हुए हैं। इसीलिए सभी व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन और कोरोना के बाद से आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ? अभी तो लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ एंड स्टिल लोग बाहर, स्पेशली बच्चों को लेके बाहर निकलना, ये थोड़ा बहुत परसेंटेज कम है, तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे आ गया। इट इज़ ऑलमोस्ट 60-70% बिजनेस इज डाउन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जून जुलाई सेल्स, मई जून सेल्स।
केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से 3,60,000 भारतीयों को उनके घर पहुंचाया है। कोविड-19 के विश्वव्यापी फैलाव के बीच नागर विमानन के क्षेत्र में भारत की जोरदार पहल से दुनिया भर से प्रवासी भारतीयों को स्वदेश वापस लाने में मदद मिली है। इस साल मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के थोड़े समय के लिए स्थगित रहने के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले महीनों की 25 तारीख से घरेलू यात्री उड़ानों को सुनियोजित तरीकों से फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत अपने नागरिकों को विदेशों से वापस लाने की दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की है और विदेशों से 3,60,000 भारतीय नागरिकों को उनके घरों तक पहुंचाया है। दादर स्टेशन देश का सबसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। रेलवे ने देश में रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की पहल की है। शुरुआत में दादर रेलवे स्टेशन को लंदन से पेरिस में बदल दिया जाएगा। इस संबंध में रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया और दक्षिण कोरिया के कोरियन एंड लैंड हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक आपसी समन्वय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संकेत है कि सौदा 10 जुलाई को होगा। पेरिस लंदन रेलवे स्टेशनों का अध्ययन इस कार्य के प्रारंभिक आरंभ से पहले किया गया है। यह नवीनीकरण 3 चरणों में होगा। पहला चरण 456 करोड़ रुपए का है। इसके लिए दादर स्टेशन के उत्तर की ओर चयन किया गया है। इसमें 5 FSI काम करेंगे। यह कुल 7,16,445 वर्ग फीट का होगा। दादर का मशहूर कपड़ा बाजार भी यही होगा। नई योजना के तहत दादर रेलवे स्टेशन से आने वाले प्रवासी और बाहर जाने वाले प्रवासियों को कोई तकलीफ न हो, इस पे ध्यान दिया जाएगा। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग लंबे समय से हो रही थी। वहीं अब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने नेटवर्क पर इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। इन 59 ऐप्स में टिकटॉक, हेलो जैसे लोकप्रिय ऐप्स के साथ डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप, कैम स्कैनर का नाम भी है। ये चाइनीज ऐप भारत में कमाई करने में भी आगे है। भारत का मोबाइल ऐप बाजार चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत के करीब 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन पर वीडियो देखते हैं और बनाते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में चीन की कमाई 4 तरफ के ऐप से सबसे ज़्यादा होती है। शॉर्ट वीडियो ऐप और डू इट योरसेल्फ ऐप का बड़ा बाजार है। मोबाइल ऐप के बाजार में चीन की 3 बड़ी कंपनियों बैजू, अलीबाबा और टेंसेंट का कब्जा है। चाइनीज ऐप को बंद करने के सरकार के फैसले से इन कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। चाइनीज ऐप्स का भारत में कितना बड़ा बाजार है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिकटॉक के कुल 30% यूजर्स भारत में ही है। टिकटॉक की कमाई का 10% हिस्सा भारत से जाता है। देश के पहले कोरोना वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए अनुमोदित किया गया। भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को भारतीय परीक्षण नियंत्रक द्वारा मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। कोवैक्सीन नामक वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया है। अगले महीने से देश में वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। भारत बायोटेक अध्यक्ष और MD डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कहा, हमें कोविड-19 कोवैक्सीन के पहले स्वदेशी वैक्सीन की घोषणा करने पर गर्व है। इसे बनाने में ICMR और NIV के बीच सहयोग उल्लेखनीय है। CDSCO के सक्रिय दृष्टिकोण द्वारा अनुमोदित किया गया है। पूरी दुनिया कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि कुछ कंपनियां वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले चरण में पहुंच गई है। आयोग ने बढ़ते बिजली बिलों की वजह से बिजली कंपनियों को निर्देश दिए। कोरोना संकट लॉकडाउन के दौरान महावितरण ने बढ़े हुए बिल भेजकर ग्राहकों को चौंका दिया।
महावितरण द्वारा वसूले गए हजारों रुपए के बिल से उपभोक्ताओं को परेशान किया गया है। महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरण बिजली उपभोक्ताओं द्वारा ओवर पेमेंट के कारण की गई शिकायतों की जानकारी आयोग द्वारा ली गई। आयोग ने बिजली कंपनियों को भुगतान में अधिक पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को शिकायतों को तुरंत हल करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। 1 अप्रैल 2020 से संशोधित बिजली दरों में कमी की गई है। ये दरें पिछले साल की तुलना में कम है। इस सुधार के बाद यह देखा गया है कि महाराष्ट्र में सभी आवासीय उपभोक्ताओं सहित सभी श्रेणियों के लिए बिजली की दरों में कमी आई है। संशोधित बिजली शुल्क जारी करने के बाद अप्रैल के बाद बिजली के उपयोग के लिए मासिक भुगतान के लिए कोई ईंधन समायोजन शुल्क नहीं लगाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए गए हैं कि ईंधन समायोजन आकार अब लागू न हो। पावर टैरिफ ऑर्डर कोविड-19 की लॉकडाउन अवधि के दौरान जारी किया गया था। इसीलिए आयोग ने कुछ मामलों में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को लॉकडाउन नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए अनुमति दी। अनलॉक 2 में जानिए क्या होगा शुरू और क्या होगा बंद। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सोमवार रात को अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान गृह मंत्रालय ने अनुमति पाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट मिलेगी। यहां तक कि अनलॉक 2 में भी कोरोना के नियंत्रण क्षेत्र में कोई राहत नहीं मिलेगी। नियंत्रण क्षेत्र से बाहर के राज्य अपने स्वयं के नियमों का पालन कर सकते हैं। हालांकि अनलॉक 2 में रात में कर्फ्यू को थोड़ा आराम दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नए दिशा निर्देशक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। अनलॉक का पहला चरण 30 जून को समाप्त होता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा? सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे। भीड़ के भय को देखते हुए कोई बड़ा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उड़ानें, घरेलू उड़ानें और रेल यात्रा के लिए सीमित दायरे का प्रावधान जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन अध्ययन शुरू रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से शुरू किया जा सकता है। मास्क का उपयोग करें, अन्यथा 1000 रुपए का जुर्माना अदा करें। मुंबई नगर निगम का परिपत्रक जारी। कोरोना की बढ़ती घटनाओं में संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का उपयोग प्रभावी है। इसी तरह मुंबई नगर निगम ने इस संबंध में एक परिपत्रक जारी किया है और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण को रोकने और सार्वजनिक जीवन को बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ नागरिकों द्वारा कोविड-19 संक्रमण निवारण दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। नतीजन नगरपालिका प्रशासन ने पहले ही निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करते समय निजी वाहनों में भी मास्क पहनना अनिवार्य है। अब निर्देशों को उल्लंघनकर्ताओं से 1000 रुपए का जुर्माना वसूलने के अलावा भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। कोकण, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश, पुणे और सातारा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 3 से 4 दिनों में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और अन्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटों में कोकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में 2 और 3 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पुणे और सातारा जिला के घाटों क्षेत्रों में 3 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में पुणे मौसम विभाग के प्रमुख अनुपम कश्यप ने कहा कि कोकण के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पुणे और सातारा जिलों के कोकण और घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश बढ़ने की संभावना है।